हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल अहरबार है। अभी अपन ने लास्ट वीडियोस में अ, जो एडीपीओ का सब्जेक्ट है वो स्टार्ट किया था, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007, जिसमें हमने 1 टू सेक्शन 6 तक की बात की थी। उसके आगे के सेक्शन की बात हम यहाँ पे इस लेक्चर में करेंगे। तो पहले हम देखते हैं सेक्शन 7। जो सेक्शन 7 बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल। ठीक है, तो अब ट्रिब्यूनल क्या होगी? तो स्टेट गवर्नमेंट शेल विद इन द पीरियड ऑफ 6 मंथ, मतलब जैसे ही एक्ट कमेंसमेंट होता है, प्रारंभ होता है, उसके 6 महीने के भीतर आप क्या करेंगे? हर सब डिवीजन में, ठीक है, हर उपखंड में क्या वन और मोर ट्रिब्यूनल है वो स्टेब्लिश करेंगे। ठीक है, विद इन 6 मंथ। ठीक है, अब देखिए, अब ट्रिब्यूनल किस लिए होंगे? क्योंकि जो मैटर जो आएंगे, जो इससे पेटेंट से संबंधित, उनका एडजुडिकेशन किया जा सके। अब इसका सबसेक्शन 2 बात करता है द ट्रिब्यूनल शैल बी प्रेसाइडेड ओवर द ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब डिविजनल ऑफिसर। ठीक है, तो इसमें हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो इसका प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा वो कौन होगा? एसडीओ होगा। ठीक है, तो एसडीओ से रैंक के नीचे का कोई भी ऑफिसर नहीं होगा। ठीक है, फिर सबसेक्शन 3 है वेयर 2 and more ट्रिब्यूनल आर कंस्टिट्यूटेड फॉर एनी एरिया द स्टेट गवर्नमेंट बाय जनरल स्पेशल ऑर्डर रेगुलेट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस अमाउंट। मान लीजिए ऐसे एरिया हैं, बड़े एरिया हैं, जहां पे एक से ज्यादा, दो से ज्यादा ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिश किए गए, तो उसमें जनरल और स्पेशल ऑर्डर जो स्टेट गवर्नमेंट का आएगा उसके थ्रू उनके बीच में कामों का बंटवारा किया जाएगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं सेक्शन 8 की, समरी प्रोसीजर एंड इन केस ऑफ इंक्वायरी। तो ये जो मैटर है, तो ये जुडिशियल मैटर तो है नहीं है, क्योंकि इसमें एग्जीक्यूटिव को पावर दे दी गई है मैटर एडजुडिकेट करने के लिए। तो इसमें क्या समरी प्रोसीजर अपनाया जाएगा। तो सबसेक्शन 1 है इन होल्डिंग द इंक्वायरी अंडर सेक्शन 5 द ट्रिब्यूनल में सब्जेक्ट टू एनी रूल्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट दिस बिहाफ फॉलो द समरी प्रोसीजर एज डीम्ड फिट। ठीक है, तो इसमें जांच की जो दशा होती है, तो उसमें क्या संक्षिप्त जो प्रक्रिया होती है वह अपनाई जाएगी। अब देखिए, इसमें पावर क्या होते हैं? तो जो ट्रिब्यूनल होगी, इसके पास पावर कौन से होंगे? सिविल कोर्ट के पावर होंगे। तो सिविल कोर्ट के पावर क्या होते हैं? जो सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड के थ्रू बताए गए हैं, उसमें क्या होता है कि भाई कंपेल किया जा सकता है किसी व्यक्ति की प्रेजेंस के लिए, कोई डॉक्यूमेंट के प्रोडक्शन के लिए बोला जा सकता है, किसी विटनेसेस को बुलाया जा सकता है। ठीक है, और जो अलग प्रोसीजर किसमें दिया गया हो? सिविल प्रोसीजर कोड में। ठीक है, अब देखिए, इसमें सबसेक्शन 3 बात करता है कि अगर कुछ स्पेशल नॉलेज व्यक्तियों की असिस्ट जरूरी है, मतलब उनकी सहायता जरूरी है, तो वो स्पेशल व्यक्तियों के लिए भी अपॉइंट किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद है सेक्शन 9 ऑर्डर ऑफ फॉर मेंटेनेंस इफ द चिल्ड्रन और रिलेटिव एज द केस मे बी बीन नेग्लेक्ट और रिफ्यूज टू मेंटेन अ सीनियर सिटीजन बीइंग द अनएबल टू मेंटेन हिमसेल्फ। अगर कोई चिल्ड्रन या रिलेटिव है जो क्या कर रहा है? नेग्लेक्ट कर रहा है, रिफ्यूज कर रहे हैं मेंटेन करने के लिए सीनियर सिटीजन जो खुद का मेंटेनेंस नहीं कर पा रहे हैं, तो ऑर्डर पास किया जाएगा ट्रिब्यूनल द्वारा कि उन व्यक्तियों को मंथली अलाउंसेस उस मंथली रेट पे जो ट्रिब्यूनल को ठीक लगता है उतना उचित जो मेंटेनेंस है वो डिसाइड किया जाएगा, और मंथली उनको रिलेटिव को और चिल्ड्रन को पे करना होगा। ठीक है, अब देख लीजिए, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज क्या हो सकती है सेक्शन 9 में, कि इसमें क्या है ना, लिमिट्स बता दिए कि आपको कितने तक का मेंटेनेंस करना है। तो इसमें मैक्सिमम लिमिट बता दी है 10,000 रुपए पर मंथ। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज से। तो जो मेंटेनेंस की रकम होगी वो 10,000 रुपीज पर मंथ, 10,000 रुपए पर मंथ से ज्यादा की नहीं होगी। अब सेक्शन 10 है अल्टरेशन एंड अलाउंसेस ऑन द प्रूफ ऑफ द मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक ऑफ फैक्ट और चेंज इन द सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई तथ्य का क्या किया जाता है? मिसरिप्रेजेंटेशन किया जाता है,
या मिस्टेक ऑफ फैक्ट किया जाता है या सर्कमस्टेंसेस में चेंज है, तो ट्रिब्यूनल क्या कर सकती है, अल्टरेशन भी कर सकती है इसमें, मतलब संशोधन भी मेंटेनेंस के ऑर्डर में संभव है। ठीक है, अगर देखिए मान लीजिए कोई मेंटेनेंस का ऑर्डर ट्रिब्यूनल ने पास किया और साथ साथ सिविल कोर्ट द्वारा भी कोई लॉ के थ्रू मेंटेनेंस ऑर्डर पास किया गया, तो उसमें जो भी चेंजेस होंगे तो उसके थ्रू इस मेंटेनेंस के ऑर्डर में भी चेंजेस किए जा सकते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं हम सेक्शन 11 में इन्फोर्समेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस। A copy of a order of the maintenance including the order regarding the expenses of the proceeding as the case may be shall be given without the payment of any fees to the senior citizen। ठीक है, तो जो उनको बिना पेमेंट ऑफ फीस के सीनियर सिटीजन को उनको क्या दिया जाएगा, ऑर्डर की कॉपी प्राप्त दी जाएगी। ठीक है, और जो भी एक्सपेंसिव उनके खर्च हुए हैं वो भी उनको दिए जाएंगे। ठीक है, जो भी भत्ते हैं व्यय एक्सपेंसिव वगैरह हैं वो दिए जाएंगे, और उसका जो भी खर्चा है वो जिसके अगेंस्ट में ऑर्डर पास किया गया है चिल्ड्रन या रिलेटिव के अगेंस्ट, तो उसके थ्रू भराया जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका एग्जीक्यूशन, द मेंटेनेंस ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन शैल हैव द सेम फोर्स एंड इफेक्ट द ऑर्डर पास अंडर चैप्टर 9 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1973 एंड शैल बी एग्जीक्यूटेड इन अ मैनर प्रिस्क्राइब्ड इन द एग्जीक्यूशन ऑफ बाय द ऑर्डर। ठीक है, तो अब ये भी इंपॉर्टेंट है कि इसका जो एग्जीक्यूशन वो कैसे होगा, जो सेक्शन 125 मतलब चैप्टर 9 जो सिविल प्रोसीजर कोड है दंड प्रक्रिया संहिता, उसमें जो दिया गया उसी के थ्रू प्रोसीजर अपनाया जाएगा इसके एग्जीक्यूशन में। ठीक है, ठीक है, इसका सेक्शन 12 भी इंपॉर्टेंट है, ये बात करता है ऑप्शन रिगार्डिंग द मेंटेनेंस इन सर्टेन केसेस। अगर मान लीजिए आपने एक या एक से ज्यादा एक्ट में क्लेम किया, या मान लीजिए आपने 125 दंड प्रक्रिया संहिता में भी आपने मेंटेनेंस के लिए एप्लीकेशन लगाई और यहाँ भी लगाई, तो आप कहीं एक जगह रिलीफ प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, अब देखिए सेक्शन 13 है डिपॉजिट ऑफ मेंटेनेंस अमाउंट, वेयर एन ऑर्डर इज मेड अंडर दिस chapter the children or relative who is required to pay an amount to terms of such order shall within 30 days from the date of announcing the order by the tribunal deposit the entire। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि सेक्शन 13 में ये बोला है कि जो ऑर्डर पास हुआ है मेंटेनेंस का, उसका जो पेमेंट अमाउंट का वो कब करना है, इस जो ऑर्डर पास होने के 30 डेज के भीतर। तो ये भी जहां जहां टाइम लिमिट आती है तो उसका विशेष रूप से आप पढ़ें, क्योंकि ये एग्जाम पर्पस से इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब देखते हैं सेक्शन 14 अवार्ड ऑफ इंटरेस्ट वेयर एंड क्लेम इज अलाउड। जहां कोई दावा अनुज्ञात किया गया वहां ब्याज का अधीन है। तो मान लीजिए ये जो ऑर्डर पास हुआ है अमाउंट का वो तो है ही, साथ में उसमें इंटरेस्ट भी, ब्याज भी दिलाया जा सकता है। ठीक है, एडिशन में wherein a tribunal makes an order for maintenance made under this, the tribunal may direct in addition to the amount of maintenance simple interest shall also be paid at the such rate as the date not earlier than the date of making application। ठीक है, तो अब इसमें हमें क्या करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि सेक्शन 14 जो ब्याज की बात करता है तो कितना होगा, 5% से कम का नहीं होना चाहिए। ठीक है, और जो कितना मैक्सिमम पहुंच सकता है 18%, मतलब मिनिमम 5% से कम नहीं होगा और 18% से ज्यादा नहीं होगा। तो ये भी आप ध्यान रखें। ठीक है, अगर इसका प्रोविजो बात करता है, अगर एप्लीकेशन आपने जो मेंटेनेंस की फाइल करी है 125 सीआरपीसी में भी फाइल करी है और पेंडिंग है कहाँ, ट्रिब्यूनल में, तो कोर्ट अलाउ कर सकती है कि आप चाहें तो जो कोर्ट में जो है 125 की उसको आप विड्रॉ करके आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं कहाँ पे, ट्रिब्यूनल में। ठीक, क्योंकि एक टाइप की समरी प्रोसीजर है, आपको जल्दी न्याय मिलेगा यहाँ पे। फिर हम बात करते हैं सेक्शन 15 की कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन एंड ऑफिशियल गैजेट कंस्टिट्यूट वन अपीलेट ट्रिब्यूनल फॉर द ईच डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो अपन को ये बहुत ध्यान रखना है कि जो ट्रिब्यूनल जो होती है वो कहाँ होती है, सब डिविजनल में, और जो अपीलेट ट्रिब्यूनल होगा वो डिस्ट्रिक्ट में होगा एक। ठीक है, तो
अब ट्रिब्यूनल की जो अपील जाएगी अपीलेट ट्रिब्यूनल में वो डिस्ट्रिक्ट में जाएगी, तो उसके लिए प्रोसाइड कौन करेगा, वो रैंक में क्या है नीचे नहीं होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम से नीचे का नहीं होना चाहिए, जिलाधीश से नीचे की रैंक का व्यक्ति नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें हम सेक्शन 16 की बात करते हैं, अपील्स। तो अपील्स है एनी सीनियर सिटीजन ऑन द और पेरेंट्स एज द केस में बी अग्रीड बाय द ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल। ठीक है, तो जो ट्रिब्यूनल का ऑर्डर पास हुआ है उसके विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। ठीक है, तो जो ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर पास किया है तो आपको अपील कितने समय में, 60 डेज में फाइल करनी। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसमें लिमिटेशन टाइम दे दिया 60 डेज। फिर प्रोवाइडेड दैट ऑन अपील द चिल्ड्रन और रिलेटिव हु इज रिक्वायर्ड टू पे एनी अमाउंट इन टर्म्स ऑफ मेंटेनेंस ऑर्डर शेल कंटिन्यू टू पे सच पेरेंट्स अमाउंट। जब तक के लिए ये जो अपील है वो पेंडिंग है, तब तक जो अमाउंट जो ट्रिब्यूनल ने डिसाइड किया वो टाइम टू टाइम वो रिलेटिव और चिल्ड्रन पे करते रहेंगे। ठीक है, तो ये भी है कि अपील जो 60 डेज, इसका प्रोविजो बात कर रहा है कि 60 डेज के बाद भी एंटरटेन हो सकती है, मतलब उसको मंजूर किया जा सकता है अपील को, अगर वो सफिशिएंट कॉज बता दिया जाता है। ठीक है, इसमें और इम्पोर्टेंट है, अगर अपीलेट ट्रिब्यूनल चाहे तो सुनने के पश्चात अगर उसको लगती है कि सुनी जानी चाहिए अपील में तो उसको अलाउ कर सकते हैं, अगर लगता है तो उसको रिजेक्ट भी किया जा सकता है। और ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका सबसेक्शन 5 बात करता है कि जो ऑर्डर अपीलेट ट्रिब्यूनल द्वारा पास किया जाता है वो फाइनल होता है। ठीक है, और कोई भी अपील रिजेक्ट नहीं की जाएगी जब तक आप सामने वाली पार्टी को अपॉर्चुनिटी देकर सुन नहीं लिया जाता है। ठीक है, हाँ, इसमें भी एक टाइम दिया है कि जब से ये अपील फाइल हुई है उसके विद इन 30 डेज में उस अपील का निपटारा करना है। ठीक है, तो विद इन 30 डेज में आपको उस अपील का निपटारा करना है। ठीक है, और आपको ये जो बोथ पार्टी है, मतलब दोनों पार्टी को फ्री ऑफ कॉस्ट में इसकी ऑर्डर की दी जाएगी। इसमें एक सेक्शन 17 को बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो बात करता है राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन, मतलब इस जो प्रोसीडिंग चलती है ट्रिब्यूनल या अपीलेट ट्रिब्यूनल के समक्ष, तो उसमें लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो वकील हैं उनको अलाउ नहीं किया जाए। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर सेक्शन 80 मेंटेनेंस ऑफिसर, ये हमने जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट था उसमें भी हमने पढ़ा था, जहाँ पे लीगल जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको भी अलाउ वहां पे नहीं किया गया था। फिर है सेक्शन 80 मेंटेनेंस ऑफिसर, तो मेंटेनेंस ऑफिसर की बताइए जो नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर, तो जो जिला समाज कल्याण एवं जिला समाज कल्याण अधिकारी की जो रैंक होगी उससे नीचे का व्यक्ति नहीं होगा, और जो अगर पेरेंट चाहते हैं तो उनकी डिजायर पे उनको रिप्रेजेंट करेगा। ये आज अभी तक के हमारे सेक्शन थे, सेक्शन 18 तक। इसका बचा हुआ पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको ये सेक्शन समझ में आए होंगे। ओके, थैंक यू।